हेलो बच्चों, तो हम पिछले दो वीडियो में हमने जेईई एडवांस के पेपर 1 के सेशन में के बारे में बात की थी, जिसमें हमने अब तक दिया 10 क्वेश्चन के इसके जेईई एडवांस के पेपर 1 के 9 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहाँ पे हम बात करेंगे लगभग जो 7 से 8 रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 17 क्वेश्चन आए थे पेपर में, तो रिमेनिंग 7 to 8 क्वेश्चन जो है उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं जेईई एडवांस पेपर 1 का जो डिस्कशन चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं भाई हमारे कौन कौन से रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली आया था जेईई एडवांस में। क्या क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली काइनेमैटिक्स। क्या बोल रहा है, ए सरफेस विद द फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस, ठीक है, विच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट द लोअर एंड इज फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h। मैं इसी में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये देखो क्या है, ये 3h हाइट की एक बिल्डिंग है और इस पर क्या है कर्व्ड सरफेस, इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर स्मॉल h है, ठीक है भाई। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज ऑन द स्लाइड फ्रॉम द रेस्ट एट ए हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ टेरिस। हमने यहाँ से क्या एक बॉल क्या कर दी है, रिलीज की है, जो कि मूव कर रही है। ओके, द बॉल लीव द स्लाइड विद वेलोसिटी u0 इक्वल टू u0 x कैप। x कैप कितना है हमारा, i कैप है ना। ध्यान देना यहाँ पे x इधर है, z ऊपर है, ठीक है। अच्छा, एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। ये बॉल यहाँ से मूव करते हुए आती है, उसके बाद यहाँ पे आके क्या होती है, इस पर गिरती है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, मुझे रखा है क्वेश्चन में। नाउ इट बाउंसेस ऑफ विद द वेलोसिटी v वेक्टर, ठीक है भाई, एंड रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ कितना हमारा h1। देन if the acceleration due to gravity is g and the coefficient of restitution of the ground is 1/√3, तो मैं बताना है which of the following option are correct। मैं इस जो डायग्राम बना है इससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर फटाफट। क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई वेलोसिटी वेक्टर u0 कितना होगा, इसके बाद जब ये बाउंस बैक होगा तो इस केस में कितना वेलोसिटी आएगी, थीटा कितना होगा, और d जो रेंज है और d/h1 की वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं हमारा काइनेमैटिक्स का। तो देखिए करते हैं यहाँ पर, जब ये बॉडी मूव करते हुए यहाँ पे आ रही है, इस केस में जब यहाँ से यहाँ पर मूव करेगी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस पाथ पे मूव कर रही है, तो हम जानते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जब यहाँ पर आएगी तो इस केस में, तो इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, √2gh। कैसे निकालेंगे भाई, आप लगा सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उससे भी निकल आएगा। क्या आएगा भाई, तो u0 कितना आएगा हमारा, इस केस में आ जाएगा √2gh। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आप निकाल सकते हैं ui प्लस ki इक्वल टू u फाइनल प्लस ki फाइनल। कितनी एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m u0 स्क्वायर। यहाँ से u0 कितना मिलेगा √2gh। तो u0 तो हमारा कितना आ गया, इस केस में लिखा जाए √2gh i कैप, ठीक है ना। आई कैप या एक्स कैप बोलो। तो ये वाला जो पार्ट हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी आएगी यूनिट वेक्टर √2gh एक्स कैप मतलब आई कैप, ये हमारा क्या है इस पार्ट में करेक्ट बन जाएगा। अब हमसे आगे क्या बोल रहा है, देखिए ये बॉल मूव करते हुए ऐसे आती है, यहाँ पे आके टकराती है। हम जानते हैं इस केस में जब बॉल मूव कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी तो चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि क्या है जो ग्रेविटी लग रही है वो किधर लग रही है, नीचे की तरफ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो आएगी नीचे की तरफ कितनी आएगी, अगर बात करें, अगर ये x डिस्टेंस मूव कर जाती है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी है ना, वो वेलोसिटी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में v भाई, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पे तो जब ये बॉडी यहाँ पर आके हिट करेगी इस केस में, तो देखो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो तो u0 ही रहेगी। u0 कितना हमारा √2gh। वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखो वर्टिकल में बॉडी क्या है, अंडर ग्रेविटी कर रही है, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो u स्क्वायर प्लस 2a से लिखता हूँ मैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2 है, a कितना बनेगा -g। कितना हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, जब ये यहाँ पर मूव करके नीचे यहाँ पर आ गई है, कितना हो गया है -3h। तो कितना आ जाएगा इस केस में, अगर लिखा जाए vy स्क्वायर, तो vy स्क्वायर कितना आएगा, vy आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर 6gh। तो जब यहाँ पर बॉडी आके इसे हिट करेगी उस समय इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी √2gh, और हॉरिजॉन्टल में कितनी है u0। अब ये बॉडी क्या हो रही है इस केस में, वर्टिकली ऊपर की तरफ उठ रही है। हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, क्या पहले निकाल लेते हैं इसकी वेलोसिटी v वेक्टर कितना होगा ना, v वेक्टर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में v वेक्टर पूछा है, तो मैं v वेक्टर निकालना है। तो देखो भाई हम जानते हैं जब बॉल यहाँ पे आकर टकराएगी इस केस में, तो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी तो u0 चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि जो भी इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो तो कितना लगेगा वर्टिकल में। तो इस केस में कहानी क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी रहने वाली है कांस्टेंट। इसको मैं हल्का सा ऊपर मूव करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, हल्का सा। तो इस केस में क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो रहेगी, वर्टिकल में चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल में चेंज होने वाली नहीं है। तो मान लेते हैं बाद में ये जो वेलोसिटी है इस केस में, तो थीटा ही पूछा क्या, थीटा पहले बाद निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होती है वर्टिकल में, टक्कर के बाद, ये टक्कर के बाद की है, वो आती है v1। वर्टिकल में कितनी होती है v1, और हॉरिजॉन्टल में तो वैसे भी क्या रहेगी u0 ही रहेगी। तो v1 हमको चाहिए क्योंकि u0 तो सेम ही रहेगा। v1 कैसे निकालेंगे, तो देखो इस केस में
तो along the line of collision, क्योंकि टक्कर इसी डायरेक्शन में होगी, हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, ये जा रहा है v1 की वेलोसिटी से, और अप्रोच कितना है हमारा यहाँ पे था √6 GS से आ रहा था, √6 GS से। हमको बोल रखा है E कितना दे रखा है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू कितना बनेगा, v1 बाई रूट के अंदर 6 GH। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 बचेगा। तो v1 कितना आ जाएगा हमारा, रूट के अंदर 2GH। मतलब ये v1 की वैल्यू है। हमसे बोल रहा है v वेक्टर बताओ। तो देखो भाई यहाँ पर v वेक्टर क्या होगा, अगर लिखा जाए v वेक्टर तो u0 i कैप, u0 कितना है हमारा, √2GH, रूट के अंदर 2GH i कैप, और ऊपर की तरफ क्या है हमारा z है ना, तो प्लस v1 k कैप बनेगा, प्लस v1 कितना है हमारा, v1 भी कितना आया था, √2GH, तो √2GH k कैप है ना। उन्होंने i कैप और k कैप को बोला है इन्होंने x और z, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना बन जाएगा इस केस में, √2GH x कैप प्लस z कैप। हमसे यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है माइनस, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्लस लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब हमसे पूछा है थीटा की वैल्यू बताओ, जिस एंगल से आके टकराया था। तो थीटा देखो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में लिखा जाए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारे इस केस में, थीटा आएगा। tan थीटा क्या आएगा, देखिए vy/u0 आएगा। तो अगर यहाँ लिखूँ मैं tan थीटा, तो tan थीटा कितना बनेगा, vy कितना है, रूट के अंदर 6 GH डिवाइड बाय कितना बनेगा, √2GH। ये कितना बनेगा, ये आएगा सॉल्व करने पर √3, तो थीटा कितना बन जाएगा हमारा यहाँ से 60 डिग्री। तो हमसे जो बोला था थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ये वाला पार्ट हमारा क्या है इस केस में करेक्ट है। थीटा कितना होगा इस केस में, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है बताओ, यहाँ पर d/h1 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें d क्या है इसकी रेंज कैसे निकालेंगे भाई, जितने टाइम तक ये बॉडी, देखो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, जितने टाइम तक बॉडी हवा में रही उतने टाइम में बॉडी कितना आगे मूव कर गई, यही तो होगा। तो अगर मैं यहाँ तो उसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना, तो इस केस में क्या लिखता हूँ, रेंज देखो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, d1 निकालते हैं, ठीक है, अलग तरह से लिख देते हैं। तो d1 अगर मैं चाहिए तो d1 क्या होगा, देखो जितने टाइम तक बॉडी यहाँ पर क्या रही, हवा में रही, उतने टाइम में बॉडी कितना आगे बढ़ी, कितने टाइम तक रही, जितने टाइम में वर्टिकल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 3h। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा सकते हैं क्या यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू कितना बनेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है भाई, s है इसका -3h, u कितना है 0, क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी 0 है ना, इज इक्वल टू आएगा -12 a इंटू g इंटू टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, t यहाँ से कितना बन गया है, रूट के अंदर कितना आएगा ये 6h/g, ये आ गया t। इतने टाइम तक बॉडी क्या रही थी, वो हवा में रही थी, और इतने टाइम में बॉडी कितना आगे बढ़ गई, वही तो हमारी रेंज होगी d। इतने टाइम में बॉडी कितना आगे बढ़ गई भाई, वो कितना आएगा, u0 इंटू टी कर दो, तो d कितना आ जाएगा, यहाँ से d लिखा जाए, d कितना बनेगा, u0 इंटू टी, u0 इंटू टी, u0 कितना हमारा, u0 लिखा हुआ है √2GH, लिखा है √2GH, ठीक है, और ये लिखा है रूट के अंदर कितना लिखा हमारा, ये आएगा यहाँ से, ठीक है, रूट के अंदर आएगा 6h/g, ये बन जाएगा, ठीक है भाई। तो कितना बन गया, देखो यहाँ से g, यहाँ से क्या हो गया, g से g उड़ गया, ये कितना बन गया, d यहाँ से आ गया हमारा कितना, ये बन जाएगा 12, 2√3h, ये हमारा क्या आ गया इस केस में, d आ गया। अब हमसे बोल रहा है h1 की बताओ, h1 क्या होगा, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में h1 क्या है यहाँ पर, जहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पर आएगी, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी वर्टिकल में जाके 0 हो जाएगी। तो h1 कैसे निकालेंगे, h1 क्या बनेगा, v1² h1 क्या बनेगा, देखो v1 का स्क्वायर बाई 2g, और v1 हमें दे रखा है यहाँ पे इस केस में, ये रखा है, कितना आएगा, तो लिखो 2gh आ जाएगा बाई 2g, तो यहाँ से क्या आएगा इस केस में, h1 आ जाएगा हमारा h। d/h1 की वैल्यू क्या बनेगा, d/h1 निकालने से कितना आएगा, d/h1 जो आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो हमसे जो बोल रहा था इस केस में d/h1 की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 2√3 बोल रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, a, c और d बन जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वैसे हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करते आना है, और इजिली क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिस क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और पोलराइजेशन वाला जो पार्ट था जो बोला था निवली एडेड टॉपिक, उसमें ये आइडिया गया था, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, द a plane polarized blue light is incident on a prism such that there is no reflection from the सरफेस ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट है, यहाँ पे हमें एक प्रिज्म दे रखा है, ये ब्लू लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, और हमसे क्या बोल रहा है इस केस में कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और ओनली रिफ्रैक्शन हो रहा है, और हमें एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है कितना है, दैट इज 60 डिग्री। डायग्राम ये बना हुआ है हमारे सामने, 60 डिग्री का डेविएशन हो रहा है, सी फिगर 1, ठीक है।
द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द रेड लाइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ, यहाँ पे जो रेड लाइट है इसके लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। और लाइट यहाँ पे देखो क्या हो रही है, पार्शली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और पार्शली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। क्या बोल रहा है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर ब्लू लाइट इज √3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक बार फटाफट क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ये हमारा एक प्रिज्म है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लू लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है और इसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है और डेविएशन दे रखा है 60 डिग्री। दूसरे वाले केस में जब रेड लाइट है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। और इस केस में जो हमको दे रखा है डेविएशन वो क्या है, मिनिमम है और वो कितना है भाई, हमको दे रखा है 30 डिग्री है। तो हमसे क्या बोल रहा है, क्या ये जो लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज होगी, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है, फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है फॉर रेड लाइट, और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, इसके लिए कितना होगा। देखो अब बात आती है यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों साथ में होगा। देखो हम जानते हैं कि अगर मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस पे कोई भी क्या है, यहाँ पर प्लेन सरफेस पे कोई अगर क्या है अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो इस केस में कहानी क्या होता है, अगर मान लो कोई प्लेन सरफेस पे अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो अगर ये क्या है, अगर मान लो यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है, ये इसके एंगल यहाँ पर जो पोलराइजेशन है इसी प्लेन में, और ये क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है इस केस में, ये प्लेन के अलॉन्ग पोलराइज है और यहाँ पे जो ये डॉट बने हैं क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली पोलराइज लाइट है। जब लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, तो हम जानते हैं यहाँ पे लाइट रे क्या स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट वो पार्ट होता है जो कि क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये मान लो एयर है, ये मान लो क्या है, ये म्यू मीडियम है, और इसके बाद लाइट रे क्या है यहाँ पर, और जो प्लेन के पैरेलल वाला है, जो प्लेन के पैरेलल लाइट रे पोलराइज है, वो क्या होती है वहाँ पर हो जाती है रिफ्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, और इस केस में कहानी क्या है, ये दोनों क्या होते हैं दूसरे के परपेंडिकुलर, और एंगल ऑफ जो आता है यहाँ पर बात करें, जो आई आता है वो कितना आता है, tan इनवर्स म्यू आता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्रेविस्टर एंगल बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब हमसे क्या बोल रहा है, इस वाले केस में देखो यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब क्या है, इस केस में ये वाला पार्ट एब्सेंट है, मतलब ये वाला पार्ट पहले से ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं था, मतलब जो लाइट रे यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज थी वो यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट नहीं थी, मतलब इस केस में पहले से ही वो लाइट प्रेजेंट थी जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन में ही पोलराइज है ना। बात समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर क्या होता, कोई भी लाइट रे ऐसी प्रेजेंट होती जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती पोलराइज, तो वो पक्का ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती। तो इस केस में कहानी क्या है, यहाँ पर ये अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसका एक ही मतलब है कि ये वाली लाइट रे जो है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज थी, वो प्रेजेंट नहीं है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से डॉट वाला पार्ट जो है हट जाएगा। मतलब क्या है इस केस में, मतलब ये है कि यहाँ पर कहानी क्या होगी बेटा, कि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइट रे थी, सिर्फ और सिर्फ वो लाइट रे थी जो प्लेन के अलॉन्ग पोलराइज थी, ये वाली लाइट रे। तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसके बाद लाइट रे सिंपली यहाँ से निकल जाएगी। मतलब ये लाइट रे जो थी पहले से ही इस प्लेन में पोलराइज थी। तो हम तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं, क्या बोला, द ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इसमें प्रेजेंट था ही नहीं। बात समझ में आती है। अच्छा, तो ये पार्ट हमारा क्या है, सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या बात आती है, यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा आई, वो कितना होगा हमारा, tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा, ब्रेविस्टर एंगल के बराबर होगा। अब हमको इसके लिए जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है √3, ठीक है भाई। तो हम जानते हैं आई कितना आएगा, tan इनवर्स कितना आ गया, म्यू कितना हमारे दे रखा है √3। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है 60 डिग्री। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा, दैट इज 60 डिग्री। तो अब हमसे यहाँ पूछ रहा है भाई बताओ कितना डेविएशन होगा, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं देखो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू कितना आता है, I1 + I2 माइनस A आता है। A हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा में दे रखा है पहले ही कितना है, 60 डिग्री। I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 60 डिग्री, प्लस I2 क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस E बोल दो, माइनस A, ये उड़ गया यहाँ से। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ गया है, A। मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस जो है हमारा वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू A के बराबर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमको क्या निकालना है इस केस में भाई, एंगल प्रिज्म निकालना है, ए चाहिए ना, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालने, देखो तरीका, एक काम करते हैं, इस वाले सरफेस पे यहाँ बना देता हूँ डायग्राम में, ब्लू लाइट के लिए इसको साफ कर दूँ, ब्लू आई लाइट के लिए मैं एक बार डायग्राम बनाना, ठीक है ना। इस केस में तो कहानी क्या है, मान लेते हैं यहाँ से ब्लू लाइट आ रही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना था, वो था आई। इसके बाद लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, इसके बाद यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, तो एंगल ऑफ हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो कितना, आर है। तो इस सरफेस में हम लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ।
तो कितना बनेगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या बनेगा म्यू इंटू साइन आर। 1 है, साइन आई कितना बन गया हमारा साइन 60 इज इक्वल टू क्या बनेगा म्यू हमारा √3 इंटू साइन आर। ये आएगा √3/2 इज इक्वल टू आ गया √3 इंटू साइन आर। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर कितना आएगा 30 डिग्री, मतलब इस वाले सरफेस R1, हाँ इस वाले सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री है। अच्छी बात है। अब जो दूसरे वाले सरफेस पे यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा हम जानते हैं एंगल ए जो है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो ये वाला जो एंगल आएगा हमारा कितना आएगा, ये एंगल जो हमारा आएगा बच्चों कितना आएगा A-30। इसके बाद अब लाइट रे यहाँ से बाहर निकल रही है तो उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू E, और E हमको पता है किसके बराबर है, A के बराबर है। तो अब इस वाले सरफेस पे लगा दो क्या फिर से स्नेल्स लॉ। अब इसको लगाओगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ तो इस केस में कहानी क्या बनेगी, देखो इस सरफेस पर लगा दो क्या बनेगा म्यू इंटू साइन ऑफ A-30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E2, E कितना है हमारा A के बराबर है, तो म्यू कितना हो गया √3 इंटू साइन ऑफ A साइन A cos 30, cos साइन 30 लगाओ ना तो क्या बनेगा साइन A cos 30 माइनस cos A साइन 30 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा साइन A के बराबर। तो बन गया √3, ये बन गया साइन A cos 30 हो गया हमारा कितना है √3/2 माइनस cos A इंटू साइन 30 हो गया 1/2, है ना, और इज इक्वल टू आ गया साइन ए। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशन है, सॉल्व करोगे यहाँ से ए जो आ जाएगा हमारा इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, वो मैथ आप कर लेना। ए हमारा क्या आ जाएगा इस केस में 60 डिग्री, ए 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या हमारा जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो भी कितना है भाई हमारा, वो भी 60 डिग्री के बराबर है। तो हमसे क्या बोल रहा था इस केस में कि एंगल ऑफ इमरजेंस देखो पूरा एंगल ऑफ इमरजेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन द एयर एट द एक्सिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ई मतलब ई बोल रहा है, ई 60 डिग्री है, बात सही है। फिर क्या बोला एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बोला 45, वो तो 60 आ रहा है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है इस केस में गलत है। अब हमसे क्या बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2। देखो हम जानते हैं ऑब्वियस सी बात है कि म्यू क्या होता है, कॉची फॉर्मूला से म्यू इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है ना, म्यू इक्वल टू कितना होता है A+B/λ², है ना, कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए क्या होता है यहाँ पे लैम्डा क्या होता है अलग अलग होता है किसी भी मटेरियल का। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रेड लाइट के जो हमारी रेड लाइट है उसके लिए क्या होगा इस प्रिज्म का इंडेक्स अलग होगा। तो कैसे निकाला जाए, देखो यहाँ पर हमको पहले ही बोल रखा है यहाँ पे डेल्टा मिनिमम दे रखा है और एंगल ऑफ प्रिज्म तो ए है ही, तो बस यहाँ पे हम लगा देते हैं स्नेल्स लॉ, यहाँ लगा देता हूँ हम नीचे ना, कितना बनेगा देखो म्यू इज इक्वल टू कितना होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई साइन A/2। तो साइन A कितना है हमारा, A हो गया हमारा 60, डेल्टा m हो गया 30, तो ये बनेगा 60 प्लस 30 90/2 बनेगा 45, ये लिख देता हूँ, ये बनेगा साइन 45, ये बन गया साइन 45 डिवाइड बाई ये कितना बनेगा हमारा, बनेगा साइन 30। सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो हमारा इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है वो भी कितना बन जाएगा यहाँ पर, वो भी आ जाएगा हमारा कितना, वो आ जाएगा √2। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में बन जाएगा A, C और D बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, अच्छा आसान बस इतना सोचना था इस केस में कहानी क्या है कि ये जो लाइट रे यहाँ पर है वो क्या होगी बेटा, वो प्लेन के जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा ये वाला पार्ट वैसे भी क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, है ना, बस इतना सोचना था। इसके बाद क्या होगा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूरा खुलता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉन्केव मिरर M1 एंड M2। यहाँ पर क्या बोल रहा है दो मिरर M1 और M2 हैं एंड ए कॉन्वेक्स लेंस L विद द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस एज शोन फिगर। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L इसके अंदर इसकी यही डायग्राम बनाता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस L इस कितनी है यहाँ पर, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ M1 एंड M2 आर 20 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी जाएगी, इसकी फोकल लेंथ आएगी कितनी जाएगी, हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी हमारे यहाँ से आ जाएगी F1 बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ F2, वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट S इज प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऐसे, ठीक है, ऑन द एक्सिस। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M1 इज n/7, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है n/7 के बराबर है। तो हमसे क्या बोल रहा है बताइए, एंड वन ऑफ द इमेज कोइंसाइड विद S, देन वैल्यू ऑफ द n कितना होगा। तो सिंपली फटाफट क्वेश्चन समझते हैं। ये हमें एक लेंस दे रखा है और दो रखे हैं यहाँ पे मिरर, और यहाँ पर रखी है एक S ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीचों बीच, और फाइनल इमेज क्या बोल रहा है यहाँ पर इसके साथ हो रही है कौन साइड। तो बताइए कि इस केस में क्या होगा, फाइनल जो हमारा क्या होगा n की वैल्यू। देखिए भाई यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, कुछ 2-3 केस बन जाएंगे एक्चुअली, है ना, फटाफट देखते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो
तो चलिए बच्चों फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर। तो यहाँ से जो लाइट रे चलेगी, यहाँ पे ऐसे लाइट रे जा रही है मान लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस पर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे क्या होगी, ऐसा कुछ यहाँ पे कहीं ऐसा कहीं जाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा मिरर 2 है, मिरर 2 के लिए बात करते हैं, देखो यहाँ पर लगाते हैं क्या मिरर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f = बनेगा 1/f = 1/v + 1/u, है ना। ध्यान देना यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इस केस में कहानी क्या होगी भाई, इस केस में कहानी क्या होगी, यहाँ पे जो आगे की तरफ साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, पीछे की तरफ साइड डिस्टेंस नेगेटिव। तो 1/f इसका फोकल लेंथ कितनी आ गई, -12, ठीक है भाई, पीछे की तरफ है, प्लस = 1/v - 1/u, u कितना आएगा यहाँ पर, सॉरी u कितना आएगा हमारा -10, है ना, पीछे की तरफ है। सो ले आओ, क्या बनेगा 1/10 - 1/12 = कितना बनेगा 1/v, यह बनेगा 2/120। तो यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया हमारा प्लस का 60 सेंटीमीटर। मतलब इस केस में क्या होगा, एक इमेज किधर बनेगी, इधर कहीं बनेगी, है ना। कहाँ बनेगी, यहाँ की बन रही है, कहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। अब ये जो यहाँ से जो लाइट रे चलेगी वो क्या होगी, इस लेंस पे जाके गिरेगी। जब इस लेंस पे जाके गिरेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, लेंस इसकी इमेज बनाएगा। तो बात हम कर लेते हैं फॉर लेंस। फॉर अगर लेंस की बात की जाए बेटा, तो लेंस के लिए क्या होगा, देखो 1/f = क्या आएगा, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f, f कितना है हमारा, इसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना साइन कन्वेंशन किधर है, यहाँ पर आगे की तरफ साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, पीछे की तरफ साइड डिस्टेंस नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर, इस केस में पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, = 1/v पता नहीं है, माइनस 1/u कितना होगा, ये हो गया 20, ये हो गया 60, कितना आएगा इसके हमारा -80, ठीक है। साइन क्वेश्चन है, आगे की तरफ इधर की तरफ साइड डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। ये कितना बन गया हमारा, इसको ले आओ, कितना बन गया, ये आ गया 1/v, यहाँ से निकालते हैं 1/v आ गया 1/10 - 1/80, इसलिए लिखो 8/80। तो यहाँ से v कितना आ गया 80/7। मतलब क्या है, इस केस में लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे कहीं इसकी इमेज बनाएगी, इधर कहीं 80/7 पे, है ना, ऐसे, ठीक है। अब जो हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, अच्छा इसी को ले लेते हैं। लाइट रे यहाँ पे क्या है, इसकी इमेज बनाएगी और इसकी लाइट रे इसके बाद यहाँ पे क्या होती है, इस प्लेन मिरर पे होती है, इस प्लेन कर्व मिरर पे होती है इंसिडेंट, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट होती है। अगर लाइट रे यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहानी क्या होगी, देखो रिफ्रैक्शन के बाद कहानी क्या आएगी कि ये लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर इसको यहाँ पर क्या है, इसको एस पर इमेज बनना है, एस पे अगर इमेज बनना है तो इसके इसमें कहानी क्या होनी चाहिए भाई कि लाइट रे क्या हो, देखो यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी होगी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस केस में कहानी क्या है, अगर लाइट रे जो है यहाँ पर क्या है यहाँ पर अगर क्या है रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ये लाइट रे जो पैरेलल आ रही होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, देखो इस केस में पैरेलल कहाँ जाएगी, इसके फोकस पे जाएगी, इमेज कहाँ बनाएगी, फाइनली एस पर बनाएगी। तो इस केस में क्या होना चाहिए भाई कि मिरर M1 है, इससे रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी बनेगी, तभी ये लाइट रे हो जाएगी पैरेलल और कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज एस पर बना देगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिरर M1 है इसकी जो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, इस केस में फोकस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फोकस, को लाइट रे फोकस से आ रही होगी, इस मिरर का फोकस है ना, इस मिरर का फोकस हो जाएगा। तो जो लाइट रे यहाँ से आ रही होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो गई है। इसका मतलब क्या, ये हमारी जो दूरी है, ये जो दूरी है हमारी, ये कितनी बन जाएगी हमारी यहाँ पर, ये बन जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर, ये दूरी हमारी कितनी बनेगी 10 सेंटीमीटर। तो टोटल दूरी में चाहिए कितनी बन जाएगी, देखो यहाँ पर 10 + 80/7 दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा n/7, ये कितना बन गया 150/7। यहाँ से n कितना आ जाएगा हमारा, n आ जाएगा कितना 150, ठीक है, n = 150 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। वैसे इसमें एक कोई और पॉसिबल है क्या कि जो लाइट रे है यहाँ पर क्या होगी, आफ्टर जो यहाँ पे जब लाइट रे आ रही थी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इस पर नॉर्मली गिरे, नॉर्मली गिरे मतलब क्या, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाए, तो उससे एक अलग आंसर आ जाएगा ना, उससे भी आंसर अलग आ जाएगा। तो ये आएगा जब ये फोकल लेंथ होगा, दूसरा क्या आंसर बन जाएगा, जब लाइट रे यहाँ पर नॉर्मली गिरेगी तो फिर से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो उससे भी एक अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट में भी क्या होगा इस केस में कि इसका आंसर जो है वो 150 के साथ साथ एक और आंसर बन सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या आंसर बन सकता है। अगर यह कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब ये कितनी दूरी बनेगी हमारी, ये बन जाएगा इस केस में क्या, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगी तो नॉर्मली क्या होगी, अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस निकल जाएगी। तो उस केस में ये दूरी कितनी बन जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती है तो कितना आएगा यहाँ पर 20 + 80/7, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 220/7। तो उससे हमारा आंसर कितना बनेगा, उससे हमारा n आ जाएगा कितना आएगा 220 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये भी केस का एक पॉसिबल आंसर है। डन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
बोला इस केस में क्या बोला है, ए क्लोज कंटेनर कंटेन्स ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 moles ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस गामा दे रखा है 5/3 एंड 1 mole ऑफ द आइडियल डायटोमिक गैस गामा कितना दे रखा है 7/5। यहाँ पे क्या बोला एक कंटेनर है, इसमें क्या है 1 mole जो है हमारा वो 1 mole है कितना 1 mole है डायटोमिक गैस, ये है डायटोमिक गैस। और इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, और 2 mole जो है हमारा कितना है वाली देता हूँ फटाफट, 2 mole कितना है हमारा वो है मोनोटॉमिक गैस। ठीक है बढ़िया, ठीक है। गामा इनके में दे रखे हैं, इसका गामा है हमें दे रखा है कितना 7/5, इसका गामा दे रखा है हमें कितना दे रखा है 5/3। हमसे क्या बोल रहा है, if the gamma is the ratio of a specific heat at the constant pressure and constant volume of the ideal gas, the gas mixture does a work of 66 joule when heated at constant pressure। ठीक है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं हमसे। देखो इसके से बहुत ही आसान सी बात है, हम जानते हैं अगर इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हीट कर रहे हैं, तो इस केस में वार्डन कितना आता है P डेल्टा V या फिर क्या आता है NR डेल्टा T। ठीक है, तो इस केस में n कितना है भाई, n है 1 + 1 1 + 1 1 + 2 कितना है 3 बन जाएगा। तो जो वार्डन आ जाएगा हमारे इस केस में क्या बनेगा NR डेल्टा T बनेगा, है ना। n कितना है 1 + 2 3 R × डेल्टा T, ये हमारा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 66 जूल। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे क्या बोल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं कितनी आती है, N1 CV1 डेल्टा T प्लस N2 CV2 डेल्टा T। हाँ, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो N1 कितना है हमारा लिखिए इसके लिए, तो हमारा क्या मोनोटॉमिक गैस और 2 मोल है, CV कितना बनेगा, CV ये कैसी है मोनोटॉमिक गैस, कितना बनेगा 3R/2 डेल्टा T प्लस N2 कितना है हमारा 1 मोल है, और ये कैसी गैस है डायटोमिक गैस, तो क्या बनेगा 5R/2 डेल्टा T। ठीक है, ये इससे हो गया, कितना बन गया ये 3 दूना 6 5 11, तो 11/2 R डेल्टा T ये बन गया 11/2 R डेल्टा T। R डेल्टा T तो यहाँ से कितना आएगा 22 आएगा, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, देखो इस केस में कितना बन जाएगा 11/2 इंटू ये बन गया 22, कितना बन जाएगा 11, कितना बन जाएगा 121 जूल। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, सिंपली आ जाएगा इस केस में यहाँ से डेल्टा यू कितना आ जाएगा, सिंपली 121 जूल आएगा। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड फटाफट फॉर्मूला था, खटाखट हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, ये है मैच द कॉलम। क्या बोल रहा है देखिए बच्चों हमसे यहाँ पर कि द लिस्ट 1 शोज द डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस एंड लिस्ट 2 शो द पॉसिबल एमिटेड पार्टिकल्स, है ना। तो हमको यहाँ पर मैच कराना है कितने इस अलग अलग प्रोसेस के लिए कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल मैच होंगे। ठीक है ना, देखिए फटाफट देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या बोल रहा है। हमसे क्या बोला है इस केस में, ये पहला वाला दिख रहा है, हमसे क्या बोला यूरेनियम 238, ये देखा 92 238 से कहाँ जा रहा है, से आ रहा है 91 PA 234। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल चेक करने, तो इसके अंदर अल्फा कितना आएगा हम जानते हैं, कितना आएगा 4 आएगा, 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए अल्फा पार्टिकल कितना आएगा इस केस में, नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा 1, तो अल्फा कितना आएगा इस केस में आ जाएगा 1। ठीक है भाई, अगर अल्फा पार्टिकल 1 आएगा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 92 यूरेनियम 238 से, है ना 238 से ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बीच में कुछ एक्स बन गया मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 90 हम जानते हैं, क्योंकि इस केस में जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये क्या है, जो हमारा जेड है वो 2 से घट जाता है, तो ये आएगा 234। इसके बाद ये बाद में यहाँ पे क्या हो गया 91 हो गया है PA 234। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस केस में देखो जब एक निगेटिव बीटा पार्टिकल निकलता है तो उस केस में क्या Z1 से बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे एक निगेटिव बीटा पार्टिकल निकला है बाहर। इसका मतलब यह है कि पहले इस वाले में बात की जाए तो इस केस में एक अल्फा पार्टिकल निकला है और एक निगेटिव बीटा पार्टिकल निकला है। तो 1 अल्फा पार्टिकल कहाँ लिखा है एंड 1 निगेटिव बीटा पार्टिकल। तो इस केस में बात करें तो P का तो हमारा कितना बन जाएगा, P का हमारा बन जाएगा 4, P का तो हमारा क्या है 4 मैचिंग है। दूसरे वाले केस में क्या बोला, देखो यहाँ पर बात कर रहा है क्या, ये लेड है जो कि कितना है, लेड 82 से 214 से कहाँ जा रहा है ये 82 लेड 210, तो 4 से घट रहा है यहाँ पर A एटॉमिक मास, इसका अंदर अल्फा पार्टिकल तो क्या है इस केस में वो तो 1 निकला है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर वही फिर से ले लो, ये लेड हो गया, यहाँ पर कहेंगे 82, ये बन गया हमारा 214, बीच में मान लेते हैं x कोई बनता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 80 और ये बनेगा हमारा क्या 210। बाद में क्या हो गया यहाँ पर, फिर 2 से क्या हो गया है बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे 2 बीटा पार्टिकल कितना बन गया लेड 210, मतलब यहाँ पे क्या हो गया इस केस में 2 बीटा निगेटिव बीटा पार्टिकल जो है वो बाहर निकले हैं। तो एक अल्फा पार्टिकल और 2 निगेटिव बीटा पार्टिकल, है ना। इस केस में क्या आ जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल है गया और 2 निगेटिव बीटा पार्टिकल, इसका क्या बन जाएगा हमारा इस केस में बन जाएगा 3 बन जाएगा। इसमें देखो क्या बोल रहा है हमसे 81 TL210 ना, TL210 से ले कहाँ गया है लेड 206। तो अल्फा पार्टिकल तो कितना निकलेगा, साफ साफ दिख रहा है 1, क्योंकि जेड क्या है जो ए है हमारा 1 से घटा हुआ है। फिर से कर लो फटाफट, ये 81 TL210 से क्या हो गया, बीच में मान लो कि x बनता है यहाँ पर, और ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 79, ये बन जाएगा 79
और ये कितना बन जाएगा x और बन जाएगा 206। तो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल निकला। बाद में क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये हो गया है 3 से बढ़ गया है, लेट है 206। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से भाई 3 यहाँ से क्या हो गए नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो है वो बाहर निकले। एक अल्फा पार्टिकल निकला है इसमें और 3 नेगेटिव बीटा पार्टिकल। कहाँ लिखा हुआ है 1 अल्फा पार्टिकल एंड 3 नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। ऐसे अब चेकल ऑप्शन कहाँ बन जाएगा 4 3 2 जहाँ पे आ रहा है, अभी हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ही क्या है तो चौथा वाला, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। चौथे वाले केस में क्या बोल रहा है भाई 91 है ना, PA कितना बन गया 228 से कहाँ जा रहा है भाई हमारा 88 है ना, RA 224। अल्फा पार्टिकल कितना निकलेगा, साफ साफ दिख रहा है 1 अल्फा पार्टिकल निकला है। तो 1 अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट हुआ है। तो अब इसके बाद में कहानी क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो 91 PA 228 से ये मान लेते हो x बन जाता है, कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कितना 89। इसके बाद ये बनता है 224। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये बन जाता है 88 RA 224। मतलब यहाँ पे क्या है एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकला है, क्योंकि यहाँ पे जेड क्या हो गया है, घट गया है। तो इस केस में क्या है एक अल्फा पार्टिकल और एक 1 पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। तो इसका क्या बन जाएगा, क्या हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 1। तो 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 हमारा क्या बन जाएगा, इसके 14 का आंसर बन जाएगा क्या, सिंपली ए बन जाएगा। और फटाफट सबके लिए अल्फा पार्टिकल चेक करते जाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग हमारी क्या बोल रहा है इस केस में। मैच द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट 1। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक बॉडी का हमें टेम्परेचर दे रखा है और इससे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट 2 दे रखा है। अच्छा, हमको दे रखा है वीन्स कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पर और h/e की दे रखी है। क्या बोल रहा है, द रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ कैन लेड टू द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है इसकी पहली बात, ये ब्लैक बॉडी अलग अलग बॉडीज़ पर हैं। ये जो ब्लैक बॉडीज़ हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं और इसके के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ आएगी वो कैसे निकालते हैं, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू क्या b क्या होता है बीन्स कांस्टेंट। तो इस केस में जो t आएगा हमारा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा m के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होगा, लैम्डा m घटेगा तो t क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात तो समझ में आती है अलग अलग बॉडी के। तो ये सारी अलग अलग बॉडीज़ क्या होंगी, अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या होंगी, अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या होंगी, यहाँ पर रेडिएशन एमिट करेंगी ना, उसी के लिए हमसे यहाँ पे बात कर रहा है। अब देखते हैं क्या बोला फटाफट तेजी में। द रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ कैन लेड टू द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 5। तो यहाँ से काम करते हैं भाई, निकाल लेते हैं कि वर्क फंक्शन जिसका कितना है 4.4 टन वोल्ट है, उससे बाहर निकालने के लिए हमें कितना हमको चाहिए होगा, क्या बोलते हैं कितनी एनर्जी का रेडिएशन चाहिए होगा। निकालते कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ई इक्वल टू जानते हैं कितना आता है, हम जानते हैं फटाफट आता है HC बाई लैम्डा निकालते हैं HC बाई लैम्डा आता है। तो वर्क फंक्शन के बराबर हमें चाहिए होगी एनर्जी, तो ई कितना होना चाहिए 5 ई होना चाहिए यहाँ पर 5। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा कितना आएगा HC बाई 4E आ जाएगा। तो HC बाई ई के लिए रखिए 1.24 इंटू 10 टू पावर का फर्क कितना -6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। कितना बन जाएगा, लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 1 कितना आएगा 0.31 10 टू पावर -6 मीटर। तो अगर क्या है, अगर हमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस केस में क्या है, कम से कम इतना लैम्डा तो होना ही चाहिए, इतना लैम्डा होना चाहिए। तो यहाँ से अपन काम करते हैं, एक बार निकाल लेते हैं भाई इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा टेम्परेचर, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का। तो लैम्डा m इंटू टी यहाँ से कितना बनेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा b बाई लैम्डा। b कितना दे रखा हमको इस केस में 2.9 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई लैम्डा। कितना आ गया ये 0.31 इंटू 10 टू पावर -6। ये ऊपर जाएगा बनेगा 1000, ठीक है। तो ये बन गया कितना, ये बन गया हमारा 29, ये इससे उड़ गया 2900 डिवाइड बाई इसको ऊपर ले आओ बनेगा 31,000। तो ये नंबर जो है हमारा टी आ रहा है, दिस टी इज एक्चुअली लेस देन, देखो साथ दे रहा है 10,000 से क्या होगा, कम होगा। टी हमारा क्या है 10,000 से कम, ध्यान सुनना भी, जब हमारा टी क्या है 10,000 से कम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वेवलेंथ में, उस वेवलेंथ की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा एमिट होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब देखो यहाँ पर टी जितना ज़्यादा बड़ा होगा लैम्डा उतना छोटा होगा, है ना। टी जितना बड़ा हो लैम्डा छोटा। तो इस केस में साफ साफ दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, अगर टी जो है, अगर टी मान लो कि 1000 हो, 10,000 हो जाए तो लैम्डा जो होगा क्या होगा, लैम्डा जो हो जाएगा वो और कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब क्या है कि अब ज़्यादा एनर्जी का फोटोन गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही देगा। तो इसका मतलब क्या, अगर टी की वैल्यू 10,000 है के करस्पॉन्डिंग आएगी तो उससे करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू और इससे भी क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी और एनर्जी फोटोन बढ़ जाएगी। तो टी इज इक्वल टू 10,000 पे, टी इज इक्वल टू 10,000 पे जब क्या होगा, यहाँ टी इक्वल टू 10,000 के करस्पॉन्डिंग जब लाइट रेडिएशन एमिट होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देगी। मतलब हमारा क्या है, एक बात समझ में आती है, 1 का जो है हमारा जो S का हमारा वो तो क्या बन जाएगा 1 बनेगा, S का बन जाएगा 1,
है ना। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। द रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग जो विबग्योर होता है उस केस में हम जानते हैं जो लैम्डा आता है क्या आता है, वो आता है 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टी आएगा कितना बनेगा निकाल लेते हैं। टी क्या बनेगा, टी आएगा हमारे यहाँ से कितना, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी कितना आएगा 2.9 इंटू 10 टू पावर कितना -3 डिवाइड बाई कितना बन गया 780 नैनोमीटर 10 टू पावर -9। ये ऊपर जाके क्या बनेगा 1000 10 टू पावर 6, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर लगभग आता है क्या, ये नंबर सॉल्व करना है 3717 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे टी कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 3717 केल्विन। तो इसके इस कंडीशन में जो हमारा जो इसके करस्पॉन्डिंग जो नियरेस्ट आंसर आएगा वो कितना बनेगा, दैट विल क्या है 5000। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखो कि देखो टी जितना ज़्यादा बड़ा होगा लैम्डा क्या होगा उसके उतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर टी जब 780 नैनोमीटर है उस केस में कहानी क्या है, जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है 3717 केल्विन आ रहा है। अब इस केस में अगर मान लो ये हमारा टेम्परेचर हो गया 5000 केल्विन, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो और घट जाएगा, बट वो विजिबल रेंज में ही रहेगा। तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, आर जो है यहाँ पर इस आर का क्या आंसर बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा क्या 2 बन जाएगा, ठीक है ना। आर का बन जाएगा 2। अब क्या बोला 3 में, द रेडिएशन एट द पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट टू द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम। जानते हैं जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आती है कितनी आती है 2 इंटू लैम्डा इंटू डी बाई ए आती है। तो लैम्डा जिसमें क्या होगा सबसे कम होगा, लैम्डा जिसमें क्या सबसे ज़्यादा होगा, है ना, लैम्डा जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग ही क्या होगा भाई, विड्थ सबसे क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हम जानते हैं लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसका लैम्डा क्या होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा उसका टी सबसे कम टी किसका है 2000 केल्विन वाले का। तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये बन जाएगा हमारा कौन सा, ये बन जाएगा हमारा 3। अब क्या बोल रहा है, पावर इमिटेड बाय द रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज 1/16 टाइम्स। तो इस केस में तो हम जानते हैं रेडिएशन में जो पावर आती है कितनी आती है, जाती है dQ/dt इक्वल टू E A सिग्मा T की पावर 4। हमसे क्या बोल रहा है, ये क्या है, दैट इज 16 टाइम्स कितने आए 6000 केल्विन का 1/16 टाइम। तो E A सिग्मा इंटू क्या लिखा हुआ हमारा ये 16000 की पावर 4/16 आ जाएगा। तो ये इससे उड़ गया, तो यहाँ से टी कितना जाएगा, टी कितना जाएगा हमारा 6000 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 3000 केल्विन। तो 3000 केल्विन में जाएगा, इसका ये बन जाएगा 4। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग ऑप्शन देंगे 3421, कहाँ दिया है 3421, तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में सी विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सिंपली पार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है बिलोंग करता है एक LCR सर्किट का क्वेश्चन है। क्या बोला देखिए फटाफट, यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या बोल रहा है, LCR सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू कितना है 45 sin omega t वोल्ट सोर्स, द रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 10 to power 5 रेडियन पर सेकंड। द करंट एम्पलीट्यूड इज गिवन टू I0 व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल टू 8 into 10 to power 4। द करंट एम्पलीट्यूड कितना आता है 0.05 I0 आता है। एल हमें दे रखा है यहाँ पे कितना 50 मिली हेनरी, देन मैच द एंटर इन द अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, पीक करंट की वैल्यू क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा सर्किट का, और बैंडविड्थ क्या होगी, और पीक पावर डिसिपेट क्या होगा, तो फटाफट करते हैं। तो ये हमारा क्या एक LCR सर्किट है, और इस LCR सर्किट में अगर बात करें हमने लगा रखा है वोल्टेज सप्लाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये L है, ये C है, ये R है, ठीक है ना। तो हम बात करें तो ओमेगा, हमको तो यहाँ पे क्या दे रखा है इस केस में, हमें L दे रखा है और हमें दे रखा है यहाँ पे क्या ओमेगा दे रखा है। तो हमसे अगर बात करें हमको यहाँ I0 चाहिए, I0 हम जानते हैं कितना है, I0 हमारा आएगा कितना, I0 कितना बन जाएगा, आ जाएगा V/R, है ना, V0/R बन जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा इस केस में, हमको चाहिए होगा इसका रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे कहानी क्या है, ऐसे में चाहिए इसका रेजिस्टेंस, तो कहानी क्या है, तो हमें R निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ 2 कंडीशन दे रखी है। तो हमें क्या है, पहले यहाँ पे हम L और C निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो पीक करंट में देखिए V0/R। अब हमसे क्या है बोल रहा है, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है उस केस में हमें देखिए करंट इतनी। तो हम जानते हैं जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उस केस में कितनी करंट आएगी, I' बोल देता हूँ मैं, क्या बनेगी V0/Z। Z कितना होगा हमारा, Z होगा ओमेगा L, है ना, -1/ωc का स्क्वायर प्लस R²। ये आएगा भाई इसका रूट, है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो इस केस में ये जो I' है क्या है हमको दे रखा है जिसका 0.005 टाइम्स है। तो हमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर हमें क्या एक बार ओमेगा L और ओमेगा C की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट देखो मैं एक बार L और C की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या है देखो यहाँ पे L हमें दे रखा है, तो इसके से पहले मैं C निकाल लेता हूँ कितना बनेगा। देखो तो ओमेगा L जो है यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा इक्वल आएगा 1/√LC, √LC आ जाएगा। हमें ओमेगा कितना दे रखा है 10 to power कहाँ देखा है 10 to power 5 इज इक्वल टू क्या है 1/L। L कितना दे रखा है हमको इस केस में, L हमें दे रखा है यहाँ पर कितना 50 मिली हेनरी। तो 50 × 10 to power -3 इंटू कितना बन गया C, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों साइड कर दो स्क्वायर।
इस केस में स्क्वायर करें तो कहानी क्या बन जाएगी, इधर आएगा कि बनेगा 10 टू पावर 10 इज इक्वल टू क्या बन गया इंटू 50 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू क्या बन गया 1/c। तो ये बन गया 10 टू पावर क्या बन गया 10 टू पावर बन गया 7 है ना। तो जो c आ गया, c कितना बन गया 1/50 इंटू 10 टू पावर 7 बन गया ना, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं सी कितना बनेगा, देखो सी कितना बनेगा, इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो यहाँ पे कितना, इसको लिखते हैं अपन क्या 100 से ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई और 100 से नीचे तो बनेगा 9। तो बन क्या सी आ गया 2 इंटू 10 टू पावर -9 फैरेड, ठीक है भाई। सी आ गया हमको, सी मिल गया। बस अब उसको उठा के चिपकाना है यहाँ पर। ओमेगा एल कितना बनेगा इस केस में, कितना ओमेगा हमें देखा 8 इंटू 10 टू पावर 4 ये हो गया, इंटू एल कितना रखा हमको रखा 50, तो 50 इंटू 10 टू पावर -3 ये इससे बचेगा कितना बन गया हमारा 4000 है ना, बन गया कितना 4000 ओम। ऐसे 1/ओमेगा c निकाल लेते हैं। तो 1/ओमेगा कितना रखा है हमको रखा है 8 इंटू 10 टू पावर 4 और c ने रखा है 2 इंटू 10 टू पावर -9 ये इससे उड़ेगा ऊपर जाएगा 10 टू पावर 5, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं कैसा, यहाँ पे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे लिखते हैं। तो 1/ओमेगा c जो आ जाएगा कितना बन जाएगा हमारा इस केस में, ये बन गया कितना, ये आ जाएगा हमारा 100 100 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई कितना बन गया 16। तो अगर हम उड़ा दें कितने से उड़ा दें, इसको 4 से उड़ा दें तो बनेगा 25/4 यानी हमारा कितना 6.25 इंटू 10 टू पावर 3। तो यहाँ से 1/ओमेगा c कितना आ गया हमारा 6250 ओम। बस हमें क्या करना है, उसको उठा के चिपकाना है यहाँ पर। देखो फटाफट को मैं क्या करता हूँ, साफ करता हूँ, ठीक है ना। उसको हटाता हूँ यहाँ से। ये एक हमारा कितना आ गया, एक हमारा आ गया है 4, एक हमारा कितना आ गया यहाँ पर, एक हमारा आ गया है 4000, दूसरा आ गया 6250 है ना। अच्छा कितना बन जाएगा देखो, तो ओमेगा एल जो है आई डैश कितना बन गया V0 बाई ये बन गया 4000 माइनस 6250 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इसका रूट। ये नंबर जो है ना, ये नंबर जो है इसको सबको उड़ा दूँ क्या, ये नंबर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू V0 बाई R है ना। इसका 0.005 है ना, तो 0.005 इसके बराबर है, ठीक है। V0 से V0 गया, ठीक है भाई। ये बनेगा 5/100 5/100 तो 1/20 आएगा। स्क्वायर मार दोगे क्या बनेगा, रूट के अंदर 4 ये बनेगा 225 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वल टू क्या बनेगा हमारे यहाँ बनेगा 20r का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है भाई। r यहाँ पे देखो बात करें तो इस केस में अगर रूट इसको रूट ले लिया ना, इसको रूट ले लिया तो रूट लेने के बाद कहानी क्या बन जाएगी, यहाँ से ये रूट हट गया ना। तो ये क्या 400 और स्क्वायर तो वैसे भी ये हो जाएगा निगलेक्ट, कितना बन जाएगा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से कितना जाएगा r आ जाएगा कितना 225/20 तो कितना बन गया 225/2 ओम। ये आ गया r, हमको r चाहिए था बस, तो बस खत्म करने को मैं r निकाला था, r में चाहिए था, r बन गया 225/2 ओम। तो यहाँ से अगर लिखें तो हमको बोला I0 क्यों, बताओ I0 कितना बनेगा V0/R V0/R कितना रखा है 45, r कितना रखा है इधर लिखा है 225/2 तो 2 पर जाएगा, ठीक है ना। इस केस में क्या हमसे बोल रहे हैं यहाँ पर करंट कितनी आएगी देखो, तो ये कितना बनेगा, एक काम करो यहाँ पे 10 से करो मल्टीप्लाई और 10 से हमारा डिवाइड, ठीक है ना। कितना बन जाएगा, ये बन गया 2 है ना, कितना बनेगा हमारा, ये बन गया 2, कितना बन गया, ये आ गया हमारा आ गया 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। और हमसे करंट बोल रहा है क्या मिली एम्पियर में, तो कितना बन जाएगा, ये हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर 400 मिली एम्पियर 400 मिली एम्पियर। तो I0 कितना आ गया हमारा इस केस में 400 मिली एम्पियर। तो 1 का तो कितना हो गया हमारा 3, 1 का हमारा कितना बनेगा मतलब P का बनेगा 3 और P का 3 हमें दे रखा है एक ही ऑप्शन में। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा कि P का हमें 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अब चाहे तो आप आगे भी सॉल्व कर लो इस केस में, ठीक है ना। तो फटाफट हम यहाँ पे बात करें इस केस में, तो एक काम करते हैं निकाल लेते हैं वैल्यू फटाफट से, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो निकाल लेते हैं ना, मैं तो आप फटाफट कर मैं कर देता हूँ, ठीक हो। हमसे क्या बोल रहा है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर देखो यहाँ पे कितना होता है हम जानते हैं। तो उससे पहले देखो क्वालिटी फैक्टर से पहले निकालते हैं बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ क्या आती है डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आती है R/L। R में कितना दे रखा है, R देखकर निकाला था 225/2 इंटू L कितना है 50 मिली हेनरी 10⁻³ है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, R की वैल्यू कितनी आ रहा है, R का 4 आ रहा है ना। कितना बन जाएगा, यहाँ सॉल्व करने पा जाएगा कितना हमारा जाएगा, वैसे 100 बन जाएगा, कितना का 2250 बन जाएगा। तो हमारा क्या है देखो R का 4 दिख जाएगा, सब दिख रहा है, R का जाएगा 4, ठीक है। पीक पावर डिसिपेटेड कितना बनेगा, पीक पावर डिसिपेटेड बनेगा
पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो कितना बन जाएगा इस केस में, या फिर वी नॉट स्क्वायर बाई आर कर दो, बात देखिए ना, वी नॉट स्क्वायर बाई आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बनेगा, बात देखिए, वी नॉट का स्क्वायर बाई आर कर दो, कितना का 45 इंटू 45 डिवाइड बाई कितना है 225, है ना, बाई 2। 10 से करो मल्टीप्लाई और 10 से हमारा डिवाइड, है ना, नीचे आ गया 10 टू पावर -1। ये कितना बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ पर कितना बन गया 2, तो ये कितना बन गया हमारा बन गया 45 इंटू 90 बनेगा, 90 इंटू 18 बनेगा, तो आ रहेगा पावर आएगा 18 वाट, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा हमारा कितना 2 बन जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर बोल रहा है, क्वालिटी फैक्टर जानते कितना आता है भैया, क्वालिटी फैक्टर जो आता है बेटा कितना आता है, क्वालिटी फैक्टर क्यू आता है हमारा कितना रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बाई डेल्टा ओमेगा। ये दे रखा है 1 बाई इसकी वैल्यू में दे रखी है 10 टू पावर 5, ये मैंने निकाला है, कितना निकाला 2250, हाँ। तो सॉल्व करेंगे कितना है 44.4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या है इस केस में, इसका बन जाएगा कितना, इसका बन जाएगा हमारा कितना 1, तो क्या बनेगा 3142 हमारा क्या बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसका, हमारा EMI है ना, EMI इसी का क्या बोला, देखिए ए थिन कंडक्टिंग रॉड MN, जैसे थिन कंडक्टिंग रॉड MN ऑफ मास कितना है 20 ग्राम और लेंथ कितनी रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका हमको 10 ओम दे रखा है। इज हेल्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वर्टिकल रेल्स एज शोन फिगर। दीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नॉट कितना है यहाँ पर वर्टिकल बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रॉड, रेल अलाइनमेंट गिवन टू अस। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द टाइम एट रेस्ट, ठीक है, and moves down the rail. Assume that air drag is negligible. Match the list in the given one list 2, ठीक है। तो क्या बोल रहा है फटाफट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक रेल्स है यहाँ पे इस केस में, मैं बना देता हूँ फटाफट डायग्राम यहाँ पर। ये ऐसे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये वर्टिकल रेल है और यहाँ पे क्या है, ये MN एक वायर है ना, इसको हमने क्या किया है टाइम t = 0 पर क्या किया हमने, इस वाले वायर को क्या कर दिया यहाँ से रिलीज कर दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ करती है एग्जिस्ट, ये टाइम t = 0 पर है, ठीक है। और इसका मास हमें दे रखा है कितना, इसका मास हमें दे रखा है ना, यहाँ लिखूँ, इसका मास हमें कितना दे रखा है, मास दे रखा है 20 ग्राम, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और B हमें दे रखा है कितना, दे रखा है 4 टेस्ला, और हमें R दे रखा है कितना 10 ओम। तो कहानी क्या होगी, देखो जब यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो अंडर ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पर ये मूव करेगा, तो हमसे बोल रहा है बताओ टाइम t = 0.2 सेकेंड पर कितना EMF इंड्यूस आएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, कितनी पावर डिसिपेट होगी, और क्या होगी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर जब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा किसी टाइम t पर, बात करें यहाँ पर जनरल टाइम t पर, एट टाइम t। तो इस केस में कहानी क्या हो, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बाहर की तरफ, तो इस केस में जैसे जैसे वायर नीचे आता जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ता जाएगा इस केस में तो कहानी क्या होगी, यहाँ पर देखो एक यहाँ पे एक इंड्यूस करंट जनरेट होगी, एक इंड्यूस EMF जनरेट होगा। तो और इस केस में इंड्यूस करंट जनरेट होगी इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में ना, तो इस केस में कहानी क्या एक इंड्यूस करंट ऐसे जनरेट होगी इस तरह से, और इस केस में मान लेते हैं अगर यहाँ पर ये वेलोसिटी v से आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें इसके एंड के अक्रॉस एक EMF आएगा BVL, और क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये वाला एंड कैसा होगा हायर पोटेंशियल पे, ये एंड कैसे होगा लोअर पोटेंशियल पे ना, ऐसा बनेगा, है ना। EMF कितना आएगा BVL जनरेट होगा। अच्छा फिलहाल तो मैंने बना दिया है सांकेतिक भाषा में, ये रॉड आ रही नीचे की तरफ, जब रॉड नीचे की तरफ मूव करी देखो यहाँ पे इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इस पर लगेगा एक तो लगेगा mg फोर्स नीचे की तरफ, और जब ये वायर से करंट फ्लो कर रही है, वायर से करंट फ्लो कर रही है तो इस केस में कहानी क्या है, देखो एक करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं क्या जनरल टाइम t पर इसमें करंट I फ्लो कर रही है, इस वाले वायर में करंट I फ्लो कर रही थी, है ना, इस पूरे वायर में, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ कितना IBL, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ IBL, तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ फोर्स भी आएगा और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई IBL के बराबर होगी, ये लगेगा ऐसे IBL। तो इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स आ रहा है mg माइनस IBL। IBL को थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, I निकालना पड़ेगा ना, तो देखो I कितना आएगा, देखो इफेक्टिव अगर मैं बनाऊँ उसका सर्किट डायग्राम तो कैसा बनेगा, यहाँ पर ये है हमारी ये जो हमारा वायर है यहाँ पे इस केस में ऐसे, और इसका EMF E है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो इस केस में EMF कितना आएगा हमारा, वो तो आ गया है BVL, ये आ गया हमारा कितना BVL, तो करंट कितनी बनेगी आएगी हमारी कितनी आ जाएगी BVL डिवाइड बाई R, आई हमारा बनेगा BVL बाई R। तो फोर्स कितना बनेगा F आएगा हमारा IBL, कितना बनेगा BL का स्क्वायर इंटू V बाई R, ये F IBL की वैल्यू है ना, IBL की वैल्यू। तो हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी जनरल टाइम t पर, तो देखो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो लगातार बदलता आ रहा है ना, क्योंकि v बदलता आ रहा है। तो अगर मैं जनरल टाइम t पे बात करूँ तो यहाँ सॉल्व करता हूँ ना, हल करता हूँ, तो इस पर जनरल टाइम t पर इसका कितना आएगा एक्सेलरेशन आएगा, देखो यहाँ पे mg माइनस f इज इक्वल टू आएगा ma, mg माइनस f कितना है BL का स्क्वायर इंटू V बाई कितना है R इज इक्वल टू M इंटू A, ठीक है। M से मुड़ा देंगे तो यहाँ पे कहानी क्या बनेगा, A जो आ जाएगा इस केस में आ जाएगा कितना जाएगा G
माइनस बी एल का स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई आर इंटू क्या बनेगा एम। जी कितना है हमारा 10, ठीक है। बी कितना है, बी हमें दे रखा है 4 टेस्ला और एल आएगा 1/4, तो बी इंटू एल कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एल कितना बनेगा 25/100 बनेगा ना, तो बनेगा ये बनेगा 1, तो 1 बाई एम कितना है हमारा देखा है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ और आर कितना रखा है 10 ओम, ठीक है भाई। तो ये तो इससे उड़ गया, ठीक है, ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, ऊपर यहाँ बनेगा 10⁻⁻1 बचेगा इंटू वी। तो ए इज इक्वल टू कितना बन गया, देखो ए आ गया हमारा कितना 10 माइनस, ऊपर जाएगा 10 बनेगा, ए बनेगा 10 - 5b, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन, है ना। हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है इस केस में इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, BVL निकालना है। इसके लिए इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और फोर्स के लिए ये मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए फिर से V चाहिए होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी टाइम t = 0.2 सेकंड पर। इसलिए हमें यहाँ पे क्या किया, निकाल लिया इसका जनरल टाइम पे एक्सेलरेशन, जिससे कि हम इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें, बाद में t की वैल्यू कितनी पुट कर दें 0.2 सेकंड। तो देखो भाई ए को क्या लिखो dv/dt, dv = क्या बनेगा 10 - 5v, ठीक है, नीचे लेकर आओ, dv बाई कितना बन गया 10 - 5v = क्या बनेगा dt। टाइम t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0, जनरल टाइम t वेलोसिटी कितनी है v, क्या बन गया ln ऑफ 10 - 5v, लिमिट क्या बनेगा, ये आएगा -1/5 = कितना बनेगा t, लिमिट लगा दो क्या है 0 से लेकर v तक। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, देखो वेलोसिटी लिखी जाए कितनी बन जाएगी ln, है ना, कितना बन गया ln 10 - 5v डिवाइड बाई 10, ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया हमारा, ये बन गया -5t, है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ वेलोसिटी क्या बनेगा, देखो ले लो दो साइड ले लो, पावर एक्सपोनेंट ले लो बाई 10 इक्वल टू e⁻⁻5t। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या बन जाएगी, कितनी आ जाएगी, चाहे तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। कितना बन गया 10 - 5v इक्वल टू क्या बन गया 10 × e⁻⁵t। हमको तो वेलोसिटी कहाँ चाहिए भैया, इसको भी छोड़ दो ऐसे ही, बाद में देख लेंगे, है ना। हमको वेलोसिटी कहाँ चाहिए, टाइम t = 0.2 सेकंड पे, तो 0.2 पे कितना बन जाएगा, ये बनेगा कितना, ये हमारा बन जाएगा कितना e⁻⁴1, और e⁻⁴1 की हमको वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे e⁻⁴1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, देखो e⁻⁻1 की वैल्यू 0.4 दे रखी है ना। तो यहाँ पे इस केस में कहानी क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा कितना बनेगा 10 - 5v = बन गया 10 × बनेगा 0.4, तो यहाँ से कितना बनेगा 5v = आ गया कितना हमारा 6, तो v कितना बनेगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो एट टाइम t = 2 सेकंड पर, है ना, टाइम t = 2 सेकंड पे कहानी क्या है, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 1.2। हमसे बोल रहा है इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा, ई इंड्यूस कितना बनेगा, वो बनेगा BVL, तो BVL, B कितना है 4, V कितना है 1.2, L कितना है 1/4 मीटर, है ना, 25/100 आएगा, तो कितना बनेगा 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो इंड्यूस में कितना बन गया 1.2 वोल्ट। तो इसके हमारा क्या है, अगर बात करें 0.2 सेकंड पर इंड्यूस में कितना आ रहा है 1.2 वोल्ट, कहाँ रखा है 3। फिर क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स लिखा हुआ है BL का स्क्वायर इंटू V/R, तो मैग्नेटिक फोर्स मैं यहाँ लिखूँ कितना बनेगा, देखो ये बनेगा, ये तो 1 आएगा, V कितना है 1.2, ये तो बनेगा 1 ना भाई, R कितना रखा है हमको, R कितना देगा इस केस में रखा है 10, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना देगा, यहाँ से आ जाएगा 0.12 न्यूटन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना बन जाएगा यहाँ पर, इसका बन जाएगा 4। फिर क्या बोला, पावर डिसिपेटेड, वो कितना बनेगा, पावर डिसिपेटेड कितना बनेगा I² × R, तो पावर डिसिपेटेड कितना बनेगा इस केस में I² × R, और I कितना हमारा यहाँ पे लिखा है ना, I लिख रहा है, I कितना लिखा है, ये लिखा ना BVL/R, है ना। तो पावर अगर मैं लिखूँ, पावर क्या बनेगा I² × R, I कितना है हमारा BVL का स्क्वायर बाई R², है ना, BVL/R × R बन जाएगा ना, जोड़ेगा ऐसे, कितना बनेगा BVL कितना था लिखा उधर 1.2 ना, 1.2 × 1.2 डिवाइड बाई कितना बन गया 10, तो कितना बन गया हमारा, ये आएगा हमारा कितना 1.44 डिवाइड बाई 10, फिर बनेगा 0.14, तो इसके कितना 0.14, मतलब क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर लॉन्ग टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो इस केस में ये लिखिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये लिखिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इस केस में कहानी क्या कर दो भाई, यहाँ से आप चाहें तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, जो ना टाइम t पर कितनी बनेगी, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कितनी बन जाएगी, यहाँ से इसको ले आओ, क्या बनेगा, ये आएगा 10 या 5v = क्या बनेगा 10 - 10 e⁻⁻5t, तो यहाँ से v कितना बनेगा 2, है ना, 1 - e⁻⁻5t
व्हेन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये नंबर किधर भागेगा 0, वेलोसिटी किधर भागेगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है इस केस में कि व्हेन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में, इसकी वो होगी 2.0। तो इसका बन जाएगा कितना 5। तो 3425 कहाँ रखा है डी वाले ऑप्शन में 345 है ना। तो ये था हमारा क्या एक्चुअली जेईई एडवांस का पेपर 1 का डिस्कशन। सिंपल क्वेश्चन था ये फिलहाल, है ना। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, इस क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्या जेईई एडवांस के पेपर 1 का फुल डिस्कशन। और जेईई एडवांस जो है का ये पेपर 1 जो था कंपेटिवली मतलब क्या है इजी टू मॉडरेट साइड रहा, और बहुत सारे बच्चे इसको इजीली आसानी से कर सकते थे और आसानी से इसको स्कोर कर सकते थे। चलिए बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।